नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पुनः सुपरनोव्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पे और उम्मीद है कि तैयारी बेहतर चल रही होगी आपकी। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे आप, नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे होंगे और जो पहली बार जुड़े हैं, उनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? तो भाई साहब ये का नहीं बोल रहे हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, वो चीज़ों को शुरू से प देखने के लिए या सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है, उससे जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं या उसमें टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से भी जाके चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है? चलिए। चलिए। तो पिछले सेशन में हमने क्या सीखा था? सीखा क्या था कि क्वेश्चंस के माध्यम से हमने कई सारी चीज़ें करने की कोशिश की थी, ठीक है? और उसमें जो हमारा था कि 200 कहाँ तक? 235 तक हो गया था क्वेश्चन, ठीक? अब उसके बाद जो है हम आगे से इसके कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, तो एक बार इधर आके देखते हैं कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है इधर भी। जल्दी से जल्दी इसको पूरा व्हाइट करते हैं, ठीक है? अभी छोटा पड़ रहा है बोर्ड अपना, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे सब मैनेज हो जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, है ना? उन लोगों तक वीडियो पहुँचाते रहिए जो मतलब चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं या उनके रीच में चीज़ें नहीं है, तो फ्री में तो देख ही सकते हैं वो और क्रमबद्ध रूप से चीज़ें मिल रही हैं आपको, भले ही थोड़ा देरी हो जा रही है लेकिन क्रमबद्ध रूप से हर चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है? चलिए, तो आज जो हम लोग प्रयास करेंगे 235 से लेकर के 236 से लेकर के एक्चुअली देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको? बहुत अच्छे से दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए, तो जैसे पता है जो पुराने दोस्त हैं अपने, उन्हें पता है कैसे करते हैं डिस्कस हम लोग, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन से बात करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? रुकिएगा 1 मिनट, बाबू साहब थोड़े नाराज़ हो गए हैं। हाँ, अभी ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है अपना आज के सेशन का कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? देखिए, विधेयक कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? कई प्रकार के इन द सेंस कि एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक, ठीक है? गैर सरकारी मतलब निजी विधेयक, ठीक है? देखिए, जैसे इसमें क्या बोला गया है, जो मंत्री के अलावा संसद किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया गया विधेयक को क्या कहते हैं? निजी विधेयक कहते हैं। अब निजी विधेयक क्या होता है? यहाँ दिख रहा है ना? हाँ, निजी विधेयक। मतलब जो लोकसभा, राज्यसभा गठित होती है, जो सदस्य चुन के जाते हैं, प्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं, उनमें सभी तो मंत्री बना नहीं जाते हैं। मैंने बताया था ना आपको पिछली बार कि संसद में से जो आपका मंत्री परिषद बनता है, मतलब जिन मंत्रियों के पास कोई मंत्रालय दिया जाता है, ठीक है? वो क्या है, वो कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। ठीक? अब इन्हीं का समूह ये क्या हो जाएगा, विधायिका हो जाती है संसद। कानून बनाने का कार्य यहाँ होता है और उसको लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका का होता है। ठीक है? समझ में आ रही चीज़ें? तो कार्यपालिका जो है वो क्या हो जाएगी? अगर ये मंत्री लोग कर रहे हैं विधेयक को पेश या किसी प्रस्ताव को पेश, तो क्या हो जाएगा वो? मंत्री लोग कर रहे हैं तो वो सरकारी हो जाएगा, वो सरकारी विधेयक हो जाएगा और गैर मंत्री कर रहे हैं तो निजी विधेयक हो जाएगा। ठीक? ध्यान रहेगा ये चीज़? क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ पूछा है ना मंत्री के अलावा संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है तो। अच्छा यहाँ पर एक धन विधेयक की बात की गई है। धन विधेयक सुनते ही किसी के कुछ एंटीना कुछ कैच कर रहा है? कर रहा है कैच एंटीना? वेरी गुड। चलिए, जिनका एंटीना कैच कर रहा है वो समझिए क्या कर रहा है कैच। धन विधेयक की बात किस अनुच्छेद में की गई है? धन विधेयक होता क्या है? अच्छा, एक धन विधेयक होता है जिसको मनी बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी बिल। और एक होता है वित्त विधेयक। क्या होता है वित्त विधेयक? जिसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल। तो नाम देख के बड़बड़ाना नहीं है कि अरे मनी बिल, फाइनेंस बिल, मनी फाइनेंस एक ही जैसा लग रहा है। बिल बिल ठीक है, धन विधेयक, वित्त विधेयक क्या अंतर है? अंतर सिंपल है। इसकी जो बात की गई है यहाँ, ठीक है, हाँ, दिख रहा है। इसकी जो बात की गई है वो अनुच्छेद 110 में बात की गई है। अनुच्छेद 110 में जो जितने प्रावधान दिए गए हैं, उससे संबंधित अगर किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जा रहा है तो किसमें आएगा? धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। और धन विधेयक डिसाइड कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, कि वो धन विधेयक है या नहीं है। ध्यान रहेगा, अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि धन विधेयक कौन डिसाइड करता है कि धन विधेयक है कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। ठीक है? चलिए, मतलब 110 के अंतर्गत जो भी बातें की गई हैं, अगर उससे संबंधित किसी प्रावधान के कोई प्रावधान अगर विधेयक में इंक्लूड है, तो वो क्या हो जाएगा?
धन विधेयक कहलाएगा। फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक क्या हो जाता है? ये होता है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 के तहत जो है, जो बातें होंगी किसी विधेयक में तो क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक कहलाएगा। ठीक, चलिए। मतलब 110 के अलावा अगर पैसे और मनी टैक्स की कहीं बात हो रही है तो सब क्या हो जाएंगे? वित्त विधेयक हो जाएंगे। ध्यान रहेगा? चलिए, वेरी गुड। अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, 110 के तहत धन विधेयक, 117 के तहत वित्त विधेयक। ठीक, चलिए, वेरी गुड। अब कमाल तो कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ये इतना सीख लिए, धुआं मचा दिए होंगे कॉपी में आप लोग, जिनको नहीं पता होगा। कहने का मतलब ये था कि नोट नहीं किया कॉपी में, कर लें, वो धुआं निकालें कॉपी से। ठीक है, थोड़ा लिखिए तो धुआं निकलेगा कॉपी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? कौन करते हैं भाई साहब? पहली बात, संघ लोक सेवा की बात कहाँ की गई है? लोक सेवा आयोग की कहाँ की गई है? 312 में ये बोला गया है कि संसद के पास ये शक्ति है कि वो अखिल भारतीय सेवाएं या लोक सेवाएं या राज्य लोक सेवाओं का निर्माण कर सकती है। और वहीं 315 में क्या बोला गया है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई है। ठीक, ध्यान रहेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, अब यहाँ क्या था? तो सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? यहाँ दिख रहा है ना? हाँ, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं सेवा शर्तें। ध्यान रहेगा, बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पर अगर पूछ ले आपसे, क्या संघ लोक सेवा आयोग आपका संवैधानिक पद है? क्या संवैधानिक संस्था है? हाँ, संवैधानिक संस्था है। क्या राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है? हाँ, संवैधानिक संस्था है। क्यों संवैधानिक संस्था? इसलिए है, उस संस्था के बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस संस्था का गठन किया जाए। ठीक, यही मतलब होता है संवैधानिक संस्था होने का मतलब। ध्यान रखिएगा, मैं सांविधिक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, वैधानिक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। जिसको इसके बारे में अंतर जानना हो वो कृपया अपनी उंगली उठाएं, किसी और के ऊपर नहीं। उंगली उठाएं क्लिक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर। क्यों? क्योंकि जस्ट पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया है कि इन प्रकार के विधेयकों को क्या क्या बोलते हैं। मतलब विधेयक नहीं कि संवैधानिक क्या होता है, सांविधिक क्या होता है और वैधानिक संस्था क्या होती है। ठीक, चलिए। सांविधिक जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। अगला देखिए 238 नंबर, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप बोल रहे होंगे 35 वर्ष। 35 वर्ष बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सही। एक लोग बोल रहे हैं 30 वर्ष। आप 30 वर्ष बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सही। एक लोग बोल रहे हैं 25 वर्ष। 25 वर्ष बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सही। एक लोग बोल रहे हैं 18 वर्ष। 18 वर्ष बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सही। भाई साहब बेवकूफ समझे हो क्या हमको यार? ऐसे ऐसे बता रहे हो, कोई गलत सलत? नहीं नहीं, गलत सलत नहीं बता रहे। ये सारे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? 35 वर्ष किसके लिए है? 30 वर्ष किसके लिए है? 25 वर्ष किसके लिए है? 18 वर्ष किसके लिए? 35 वर्ष है आपके राष्ट्रपति पद के लिए। कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और वोट देने के लिए, ये लिखा हो तो नहीं आ रहा ना? हाँ, वोट देने के लिए 18 वर्ष। ठीक है, वोट देने के लिए ध्यान रहेगा। 35, 30, 25, 18 क्या लॉजिक है? क्या झमेला है इसमें? क्लियर हो गया? वेरी गुड। सब लोग सही थे कि नहीं? बस अब क्वेश्चन के हिसाब से जो 30 बोला था वो 30 सही था भाई, बाकी सब भी सही थे अपने आप में क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, चलिए। ये है ना, चीजों को स्ट्रेस लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना हुआ बना लेंगे दिमाग में कि पॉलिटी 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 पॉलिटी, कुछ नहीं है। जितना यहाँ पर कराया जा रहा है उतना दिल लगाए करिए, मन लगाए करिए। ठीक है, वो चीजें आपको तैयार हो जाएंगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक, चलिए। हाँ हाँ, मैं लिखित दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है अपना 239 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास? चलिए, अब ये सवाल आया, अच्छा सवाल है। इससे पहले आप ये बताएंगे कि संयुक्त अधिवेशन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? संयुक्त अधिवेशन, अब इससे जो जितने तथ्य हैं वो तुरंत याद करेंगे हम लोग। संयुक्त अधिवेशन, ठीक, किस अनुच्छेद से बात की गई है? इसकी बात की गई है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 110 याद है ना? 117 याद है ना? बिल्कुल, बहुत सही, याद होना चाहिए बिल्कुल। 110, 117 क्या था? धन विधेयक। क्या था? वित्त विधेयक। वेरी गुड। चलिए, तो संयुक्त अधिवेशन की जो बात की गई है अनुच्छेद 108 में बात की गई है,
और जो सवाल पूछा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास, क्यों, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या आता है, अरे भाई संयुक्त अधिवेशन पढ़ रहे हैं तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष तो रहता ही है यार। अगर जब भी कोई पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ही सुना होगा, तो उसको ये पता होगा इतना कि लोकसभा अध्यक्ष कुछ तो होता है उसमें। भाई साहब, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। कौन करता है अध्यक्षता, अध्यक्ष जो बनता है वो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है, स्पीकर होता है वो, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर बोल देते हैं, और राज्यसभा के सभापति को, मतलब सुप्रीम को क्या बोल देते हैं, सभापति बोल देते हैं पद को। इसलिए हमने स्पीकर लिख दिया। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर। ठीक, अब इसमें जो एक तरह से बहुमत है उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो संयुक्त अधिवेशन समझ में आ गया। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर। किस अनुच्छेद में बात की गई, 108 में। ध्यान रहेगा इतना, वेरी गुड। चलिए, संयुक्त अधिवेशन वाला भी पीछे से पूछ लिया गया था, यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसमें पूछ दिया गया था संयुक्त अधिवेशन, है ना। चलिए, जब वहां दिया जाता है ना 109, 108, 110, 111, 112, इस भाई साहब को आज देखेंगे, इनसे नमस्ते करेंगे आज। ये देख लिया हमने, ये देख लिया। इसमें आदमी कंफ्यूज जाता है अगर क्लियर ना हो, अगर रिवाइज ना रखा हो। जैसे मान लीजिए आज ही आपने पढ़ा, ऐसे अच्छा हम ये दे रहे हैं आपको, अभी आज हमने डिस्कस किया जितनी चीजें, क्या 110, 112, 112 भी डिस्कस करेंगे आगे, 117, 108, ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं हम। अभी इससे पूछ लें कि कौन सा धन विधेयक का है, जरा बताइए जरा, कोशिश करिए एक बार। धन विधेयक, चलिए, ए बी सी डी, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, धन विधेयक किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद, नोट कर लीजिए कॉपी में। दूसरा, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है। तीसरा, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद से संबंधित है। चौथा एक सवाल जो आगे आएगा अभी, क्या, कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट जिसको बोलते हैं आम भाषा में, संवैधानिक भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण है वो किस अनुच्छेद में बात की गई है। चलिए अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो बचा उसी में किया गया 112 में, ध्यान रहेगा। चलिए, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन बिल्कुल सही। चलिए अगला देखिए, 240 नंबर, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। ठीक, एक आंसर हो गया इसका। अब हम यहाँ सवाल पूछते हैं आपसे कि जो राज्यसभा शब्द है वो कब आया। पहले से हम लोग क्या बोलते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये बोलते थे ना इसको। तो इसको जो है 1954 में इसको क्या कर दिया गया नाम, राज्यसभा नाम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राज्यसभा नाम कर दिया गया। ध्यान रहेगा, राज्यसभा नाम कब किया गया था, 1954 में। गठन कब हुआ था, कब हुआ था, 1952 में। ध्यान रहेगा, बहुत सही। चलिए, बीच बीच में डीजे ब्रावो करते रहा करिए, जब चीजें याद हो जाए तो हम बोले डीजे, आप बोलिए ब्रावो। ठीक, चलिए अगला देखिए, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास। देखिए पहली बात, फिर यहाँ पर और चीजें रिवाइज कर लेंगे, पहले समझ लीजिए इसको। जो अपना PQR दे रखा है, इसमें केवल आपका राष्ट्रपति आंसर है। क्या है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है। एक कहानी बताते हैं इससे पीछे अभी, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो युद्ध की घोषणा करने का, मतलब घोषणा कर सकता है वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, जब 1976 में आपातकाल लगाया गया था, 76-70 के आसपास आपातकाल लगाया गया था, तो उसमें इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से कहा था कि भाई साहब हम लेटर भेज रहे हैं तो साइन कर दो। ठीक है, मतलब साइन अथॉरिटी आप ही की रहेगी, लेकिन सलाह किसका रहेगा, मंत्री परिषद का रहेगा। ठीक, तो अगर आपातकाल भी लगाना है, पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ठीक, जब आपातकाल वाला मामला आएगा तो हम कई सारे फैक्ट समझेंगे इसमें से। ठीक है, आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, है ना, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रीय आपातकाल 352, और राष्ट्रपति शासन 356, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने एक मृत पत्र कहा था। ठीक है, और 360 में वित्तीय आपात। ठीक, अब हमने देखिए, याद करिए, अनुच्छेद 358 क्या पढ़ा था आपने, अनुच्छेद 359 क्या पढ़ा था आपने, 358 में क्या पढ़ा था कि अगर बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लग रहा है तो 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ करके शेष सभी को निलंबित किया जा सकता है। अगर आंतरिक विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो 19, 20 और 21
को छोड़ करके शेष सभी को निलंबित किया जा सकता है तात्कालिक प्रभाव से। ठीक, चलिए ध्यान रहेगा ये अनुच्छेद। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को किसके समक्ष दायर किया जा सकता है? अगर देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा अभी, क्योंकि ये इसके इससे जुड़ा हुआ सवाल एक और आएगा, तो वहां कंफ्यूज करेंगे आप। तो यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शब्द याद रखिएगा। फिर एक और कहानी बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव याचिका है, जो चुनाव संबंध में चुनाव याचिका को है, वो कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है। किसके तहत? सुप्रीम कोर्ट के तहत। अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 124। लिखे हुए तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, यहाँ तक मार्जिन है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट किसके तहत आता है? अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक, चलिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो चुनाव संबंधित है याचिका कहाँ दायर करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक, अभी एक और सवाल पढ़ेंगे हम, चुनाव के संबंधित अगर डाउट होता है तो आप उनके संबंध में कहाँ याचिका दायर करेंगे, एक और सवाल देखेंगे अभी हम। लेकिन इतना सीख करके हम आगे बढ़ते हैं। भाई साहब बोर तो नहीं हो रहे? हो रहे तो क्या करेंगे, पढ़ना पड़ेगा भाई। हो भी रहे हैं आप तो उसको आप थोड़ा इंटरेस्ट लाइए ना चीजों को। सीखना आप ही को है, अभी मेहनत कर लीजिए, चाहे बाद में कर लीजिए, करना है आपको। ठीक, चाहे यहाँ पर रुक के पढ़ लीजिए या जज करके आगे बढ़ जाइए, यार यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है, हम कहीं और देखते हैं, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां कहेंगे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। एक जगह स्टेबल होकर के किसी एक वीडियो को फॉलो करके मैं इतना विश्वास दिला रहा हूँ कि चीजें यहाँ पर निरंतर मिलेंगी। आप ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के आगे बढ़ जाया जाएगा, चीजें यहाँ मिलेंगी। और पॉलिटिक्स जितनी कराई जा रही है ना, बहुत डिस्क्राइब कराया जा रहा है, इतना कर लेंगे आप, पर्याप्त है इतना। एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, इतना विश्वास रखिए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीलम संजीव रेड्डी बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ठीक, यहाँ सवाल पूछा है। पहली बात तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में जान लीजिए। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। और यही वो हैं जो सत्ता दल के होने के बावजूद हार गए थे। सत्ता दल की तरफ से खड़े हुए थे, सुन लिए ना, सत्ता दल की तरफ से हार गए थे। ठीक, चलिए, यही वो व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए। पहले तो सत्ता दल की तरफ से हार गए, ठीक, फिर उसके बाद निर्विरोध चुने गए थे। चलिए, तो इनके बाद कौन बने थे? अपने ज्ञानी जैल सिंह बने थे। कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स बताइए जरा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? साथ में आप ये भी बताइए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? किस तिथि को बने थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, पहले कौन बने, बाद में कौन बने, हर एक चीज डिस्कस किया है हमने क्लास में, छूटा नहीं चाहिए आपका। अगर नहीं देख रहे हैं आप तो जाके प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देखिए पूरा। ठीक, सारे फैक्ट हमने डिस्कस किए उसमें, उससे बाहर नहीं आना है। ठीक, चलिए अगला देखिए। भारत का संविधान, भारत के महान्यायवादी, नमस्ते प्रभु, महान्यायवादी जी नमस्कार। कल भी आप पर चर्चा हुई थी, आप चर्चा के मुद्दे बने हुए हैं, आज फिर आप आ गए। महान्यायवादी का नाम सुनते ही बोलो क्या? कीजे, आप बोलिए ब्रावो। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 76 में बात की गई थी महान्यायवादी साहब की कल। इनको कौन चिपकाता है? इनको चिपकाते हैं राष्ट्रपति जी। क्यों? क्योंकि इनके प्रसाद पर्यंत ही ये पद पर रहते हैं। ठीक, इनका पारिश्रमिक भी राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं। भारत के सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन है? प्रथम प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी, सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ध्यान रहेगा। राज्य के लिए, राज्य वालों को भी नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते भाई साहब, राज्य वाले भाई साहब क्या बोलेंगे? महाधिवक्ता कहला जाएंगे ये। जो काम यहाँ राष्ट्रपति कर रहे थे वहां यहाँ कौन करेंगे? राज्यपाल साहब करेंगे। ये राज्य के जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक, चलिए नमस्ते कर लिया आपने इनसे, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए 245 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को
किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? सबसे पहली बात राष्ट्रपति आए। राष्ट्रपति अनुच्छेद में बात की गई है कि राष्ट्रपति होंगे भारत के, अनुच्छेद 52 में। निर्वाचक मंडल कहाँ है? अनुच्छेद 54 में। निर्वाचन कहाँ दिया है? 55 में। महाभियोग 55 में। महाभियोग की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 56 में। महाभियोग की प्रक्रिया की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 61 में। शपथ की बात कहाँ की गई है राष्ट्रपति के? अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्र यहाँ लिखेगा ना। उपराष्ट्रपति की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 में क्या है कि सभापति मतलब पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। अनुच्छेद 64 में क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 में क्या है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में ये उनका पदभार संभालेंगे। अनुच्छेद 66 में क्या है? इनके निर्वाचक मंडल के बारे में। अच्छा, इनके निर्वाचक मंडल के बारे में क्या है? निर्वाचक मंडल के बारे में क्या है? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित व्यक्ति, निर्वाचित लोग, ठीक है। विधानसभा के, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित लोग। कल वाले वीडियो में शायद हमने विधान परिषद ही बोल दिया था, विधान परिषद नहीं है, संसद है। विधानसभा के निर्वाचित, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सांसद, दिल्ली प्लस पुदुचेरी, ठीक है। इसके भी विधानसभा के, हाँ लीजिए, चलिए विधानसभा, ठीक, ध्यान रहेगा। और उपराष्ट्रपति वाले में सदन के, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य सहभागिता करते हैं। पूरा रिवाइज हो गया आपका, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ध्यान रहेगा। चलिए, अच्छा आप एक और क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? इसको, राष्ट्रपति को उसकी क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल कि क्षमादान की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार के क्षमादान करता है राष्ट्रपति, ठीक, इसको कल सीखेंगे। आज ओवरडोज हो जाएगा, ठीक, फिर आप बोल नहीं पाएंगे डीजे ब्रावो, ठीक है। अभी इसको लास्ट में फिर पूछेंगे एक बार, तब आपको बोलना पड़ेगा डीजे ब्रावो। अभी तो बोल नहीं पाए होंगे, कुछ लोग बोल भी दिए होंगे क्योंकि उनको याद होगा। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एकल हस्तांतरणीय मत, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति प्लस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रणाली ये क्या होता है, इसको कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे चीजों को। अभी बस याद रख लीजिए कि इस विधि के तहत जो है उनका चुनाव होता है, ध्यान रहेगा। चलिए, क्या देखिए 246 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में है। अध्यादेश, पहली बात ये सुन लीजिए, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में देता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? 123। तब तक आप बताइए राज्यपाल, राज्यपाल के क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के माध्यम से के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य है, ठीक है भाई साहब। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा नहीं है, यहीं पर कंफ्यूजन होता है, 3 सप्ताह, 6 सप्ताह, 6 महीना, फलाना ढिमकाना। अभी आप बोलेंगे डीजे ब्रावो, कैसे बोलेंगे? याद कर लिया आपने? राष्ट्रपति के अध्यादेश की अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद अध्यादेश देता है, जारी करता है? डीजे ब्रावो, क्यों? क्योंकि आपको याद हो गया है अनुच्छेद 123। ये राज्यपाल भाई साहब 213, ध्यान रहेगा। चलिए, अब देखिए क्या डिस्कस करने वाले थे हम। हाँ, अध्यादेश के बारे में देखिए, अध्यादेश जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान आ गया 123 के तहत, ठीक। अब ये 6 माह के लिए होता है, इसके लिए 6 माह के लिए। और जैसे ही संसद का सदन बैठा, शुरू होते ही इसके 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर इसका अनुमोदन होना अनिवार्य है, इसका अनुमोदन होना अनिवार्य है, अनुमोदन अनिवार्य है। अधिकतम एक बार में, अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि अधिकतम एक बार में कितने महीने के लिए जो है
अध्यादेश जारी रह सकता है, लागू हो सकता है। ये रह सकता है 7.5 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 6 महीना तो यही हो गया और 6 सप्ताह ये हो गया, यानी 1.5 महीना। तो कितने हो गए? 7.5 महीने के लिए ये लागू रह सकता है अध्यादेश, ठीक है? और एक कानून के समतुल्य ही रहता है ये। जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, यानी आंसर बी सही हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। परेशान नहीं होना है, जो अभी तक वीडियो में टिके हुए हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। धैर्य रखना बहुत बड़ी बात है इस जमाने में। रील और शॉर्ट वीडियो के जमाने में धैर्य रखना बहुत बड़ी चीज है, और आप रखे हैं, अभी तक वीडियो में टिके हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। विश्वास रखिए अपने ऊपर, सही दिशा में जा रहे हैं आप। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। देखिए, दोनों गलत है इसमें। क्यों गलत है? केवल राज्यसभा को सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है? दो सदन के सदस्य मत देते हैं। ठीक, पहली बात तो 1/4 1/4 सदस्यों द्वारा इसका हस्ताक्षरित अनुमोदन के साथ 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होगी आपको, ठीक है? कि राष्ट्रपति साहब, आपके खिलाफ हम महाभियोग ला रहे हैं। ठीक, महाभियोग की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 56 में। प्रक्रिया किसमें है? 61 में। ध्यान रहे, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर जहां दोनों दे रखा है, महाभियोग वाले क्वेश्चन में जहां दोनों ऑप्शन दे रखा है, तो आप 56 बोलेंगे, और अगर एक ही दे रखा है 61, तो 61 मार दीजिएगा। ठीक, चलिए ध्यान रखिए कि 61 में प्रक्रिया है, महाभियोग लगाने की बात अनुच्छेद 56 में की गई है। ठीक है, चलिए। और जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने की कंडीशन है, वो ये है कि संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तब उन पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक, ऐसे नहीं कि वित्तीय अनियमितता पा रहे हैं तो महाभियोग लगा दिए। ठीक, ध्यान रखें, इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 248। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, अनुच्छेद 80 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। वेरी गुड। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि ने, पहले में क्या बोला है? मनोनीत 12 सदस्य, और इसमें क्या बोला है? 238। वेरी गुड। टोटल कितने हो जाएंगे? 245। अधिकतम संख्या कितनी है? 250। यहाँ नहीं जा रहा है ना? हाँ दिख रहा है, चलिए 250। ठीक है, अब देखिए, अब डीजे बराबर करिए। लोकसभा की बात किसमें की गई है? संसद की बात किसमें की गई है? किस अनुच्छेद में? लोकसभा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? राज्यसभा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? पहला डीजे बराबर हो गया, दूसरा भी डीजे बराबर हो गया, तीसरा भी डीजे बराबर। क्यों? 79, 89 नहीं, 79, 80, फिर 81। ध्यान रहेगा। नहीं नहीं सॉरी, ये राज्यसभा पहले आता है, लोकसभा बाद में आता है। यहाँ डीजे बराबर गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये 81 रहेगा, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा पहले आता है, फिर लोकसभा आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 79, 80, 81। राज्यसभा बड़ा है, पहले आता है, क्योंकि उनके कार्यकाल स्थायी होता है राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा अस्थायी होता है, 5 साल में विघटित हो जाता है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। हर 2 साल में 1/3 लोग जो है सेवानिवृत्त होते जाते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए, क्या बोला है? मनोनीत 12 सदस्य और अधिकतम 238। ठीक, चलिए 12 सदस्य जो है, ये जो मनोनीत होते हैं, किन किन क्षेत्रों में मनोनीत होते हैं? विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा। ध्यान रहेगा, विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा। ठीक, चलिए 238 लोग इसके तहत हो गए, 12 वो हो गए, टोटल कितने हुए? 245। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। अब यही बताइए, अधिकतम लोकसभा में कितने हो सकते हैं? 550। ठीक, अनुच्छेद 100 के अनुसार, कल के क्लास में डिस्कस किया था, अनुच्छेद 100 के अनुसार गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10वां भाग। अगर 1/10वां भाग है तो लोकसभा में कितने हो गए? 55, और राज्यसभा में 25। ठीक, अब ये 55 और 25 नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भैरव भैया का गिलास करिए, 1/10 इसका करिए और 1/10 इसका करिए। ठीक है, सब आ जाएगा आपको। ठीक, चलिए अगला बढ़िए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जब भी ये सवाल आए दोबारा, तुरंत डीजे बराबर होना चाहिए, संकोच नहीं कि अरे क्या था, अरे क्या था। चीजों को एंजॉय करके सीखने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएंगी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? मतलब उसकी सीमित सीमा के संदर्भ में। संसद पूरे भारत के या किसी इसकी
किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। दोनों बातें यहाँ पर क्या है? सही है। क्यों? ज़्यादा ब्लर दिख रहा है क्या? सही है? डर गया हमसे, है ना? चलिए, तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। संसद पूरे भारत के लिए, जैसे हमने देखा था केशवानंद भारती में बोला गया था कि संसद के पास अधिकार है कि वो संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़ करके, ठीक? इसी तरह संसद पूरे भारत के किसी भी हिस्से में के लिए कानून बना सकती है, और भारत का जहाँ भी संपत्ति है, दुनिया किसी और, जैसे राजदूत है कोई, तो वहाँ भारत का कानून लागू होगा। यहाँ पर अगर यूएसए का राजदूत है, दूतावास है, तो वहाँ पर उसका यूएसए का, उसकी बाउंड्री पे यूएसए का कानून लागू होगा। ब्रिटेन का है तो ब्रिटेन का कानून लागू होगा। ऐसे ही भारत की भी जहाँ-जहाँ संपत्ति है, दूतावास है जहाँ पर, वहाँ पर भारत का कानून लागू होता है, उसकी बाउंड्री में, ठीक है? तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं, ठीक? दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएँगे। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों। ध्यान रहेगा? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। लोकपाल बिल, लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? देखिए, प्रणब मुखर्जी ने किया था। किसने किया था? प्रणब मुखर्जी ने। लोकपाल बिल कब आया था? 2013 में। लागू कब हुआ था? 2014 में। ठीक? ठीक। तो आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, आवाज आ रही है। देखिए, तो क्या हम बात कर रहे थे? लोकपाल बिल 2013 में आया था, 2014 में इसको लागू कर दिया गया था, मतलब लागू हुआ था। प्रणब मुखर्जी साइन किए थे, राष्ट्रपति थे उस समय। और देखिए, एक क्वेश्चन बताइए आप कि सर्वप्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? सर्वप्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। ये याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है? ये अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो किसमें बात की गई है? अभी देखा हमने, 89 की 79, 79, 79, मन में लड्डू फूटा। चलिए, अगला देखिए। 252 नंबर। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो किसके सुझाव पर? प्रधानमंत्री के सुझाव पर। किसके सुझाव पर? प्रधानमंत्री के सुझाव पर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से शब्द देखिएगा, शब्द क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है? संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा, ये राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया गया है, और उपराष्ट्रपति के लिए सत्यनिष्ठा और वफादारी। ठीक है? अब शब्द जब भी सुरक्षा, प्रतिरक्षा की बात की जाएगी, संरक्षण की बात की जाएगी, तो राष्ट्रपति की शपथ। अच्छा, यहाँ पर एक बताइए कि राष्ट्रपति की शपथ की बात किस अनुच्छेद में की गई है? राष्ट्रपति के शपथ की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, बताइए यार। अनुच्छेद 60 में की गई है। ठीक? और बाकी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, इन सब की बात अनुसूची, बताइए किस अनुसूची में बात की गई है? बताइए, अनुसूची 2 क्या है? अनुसूची 3 क्या है? अनुसूची 1 क्या है? बताइए। मन में लड्डू फूटा? नहीं फूटा ना? चलिए, तो अनुसूची 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों के जो नाम है वो दे रखे हैं। ठीक? 2 में क्या है? शपथ। तीसरे में क्या है? वेतन और भत्ते। ध्यान रहेगा? चलिए।
ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए। तो क्या देख लिया हमने? अनुसूची 1 में जो राज्य है उनके राज्य क्षेत्र के नाम, ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के नाम, और दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्ते, तीसरे में शपथ और प्रतिज्ञा। शपथ प्रतिज्ञा तीसरी सूची में जो है उसमें राष्ट्रपति की बात नहीं की गई, क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञा अनुच्छेद 60 में है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिए, कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। चलिए अगला देखिए। अभी दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से। चलिए, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने का क्या जाता है? तो का सिंपल कहता है मतदान करना। क्या बोलते हैं? मतदान करना। पहले मतदान नहीं करता है वो, सामान्यतः मतदान नहीं करता है, लेकिन जब बराबर वाली स्थिति आ जाती है, निर्णायक मत डालने की बात आ जाती है, तब निर्णायक मत डालता है स्पीकर। ठीक है, इसको सिंपल बोल देते हैं मतदान करना। ध्यान रहेगा। अगला देखिए। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो 6 महीने तक। कितने देर तक? 6 महीने तक। क्यों? कि अगर 6 महीने, क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करने का नियम है। 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाना होगा अगला। ठीक है, तो इसीलिए वो 6 महीने तक रह सकते हैं अधिकतम, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव हो जाएगा तो नए राष्ट्रपति आ जाएंगे। ठीक है, वो अपने पदभार संभालेंगे। ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, फिर आ गया भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। कौन? कैग, सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस अनुच्छेद दर्शन दिए हैं ये दर्शन दिए हैं अनुच्छेद 148 में। ठीक है, चलिए 148 151 तक। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का। कितनी उम्र तक? 65 वर्ष तक। जो भी पहले हो जाए उनका यहाँ तक स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, इनकी जो उपाधि होती है, इनकी जो योग्यता होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। ठीक है, चलिए। नहीं, इनका जो हटाने का प्रक्रिया जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, चलिए। और ये अपना जो रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष इसको प्रस्तुत करता है। ध्यान रहेगा। चलिए, फिर प्राक्कलन समिति जो है इसी का मुआयना करती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30। ठीक, केवल लोकसभा के। ध्यान रहेगा। चलिए, तो इसमें क्या पूछा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित हुआ कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो कौन हो जाएगा? सीएजी। सीएजी, अनुच्छेद 148। ध्यान रहेगा। चलिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो मत देंगे, लेकिन राष्ट्रपति में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति उनको मनोनीत किए हैं। ये तो फेवरेबल मामला हो जाएगा ना, कि जो मनोनीत कर रहे हैं वही उनको वोट देके जिता देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला चुन गलत, दूसरा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ओनली बी, केवल बी सही हो जाएगा आपका उत्तर। ध्यान रहेगा। चलिए, ठीक है। कितने लोगों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में? 12 लोगों को। कितने आधार पर? 4 आधार पर, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, हमने डिस्कस किया था इसको। बिल्कुल सही है। प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, सॉरी, प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण। तीसरा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। हमने क्या बोला था? संसद के दोनों सदस्य के, दोनों सदनों के, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित। निर्वाचित सबके रहेंगे, मनोनीत कोई नहीं रहेगा राष्ट्रपति वाले में। ठीक है, निर्वाचित लोकसभा, राज्यसभा, है ना, स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा। ठीक है, विधान परिषद नहीं बोला है मैंने, स्टेट काउंसिल नहीं बोला है। ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली पुदुचेरी के भी स्टेट, मतलब उनकी असेंबली पुदुचेरी की असेंबली रहेगी। तीनों लोग जो है निर्वाचक मंडल में अनुच्छेद 54 के तहत शामिल होते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ए और सी। तो इससे पूछा है कौन सा हिस्सा नहीं है, तो आंसर केवल बी हो जाएगा। ठीक है, केवल बी विल योर राइट आंसर। भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में सत्य क्या है? लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर, लोकसभा में वित्त मंत्री भाषण समाप्त हो गया, वार्षिक वित्तीय विवरण जो आर्टिकल 112 में बात की गई, जिसकी राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा में जो है उस पर फिर चर्चा की जाती है।
फिर उसका जो सुझाव रहता है वो चाहे तो लोकसभा स्वीकार करे, चाहे तो ना करे। ठीक है? चलिए, अगला देखिए, 14 दिन का समय देती है लोकसभा, अगर 14 दिन तक पारित नहीं करते हैं, तभी पारित मान लिया जाता है। ध्यान रहेगा? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसमें? दोनों सही हो जाएँगे, क्यों? 2 चरणों में लोकसभा में चर्चा की जाती है, ठीक है? और लोकसभा में बहस के बाद राज्यसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है। वही लिख दिया यहाँ पर कि मेज़ पर रखा जाता है उसके। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ध्यान रहेगा? चलिए, हमने डिस्कस किया था ना कि जो आपका अनुसूची 3 है, अनुसूची 3, अनुसूची 3 में इनके शपथ की बात की गई है, ठीक है? और इस अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 99 में ये बात की गई है कि संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति जो है शपथ प्रतिज्ञा दिलवाएंगे। ठीक? ध्यान रहेगा? चलिए, तो अनुच्छेद 60 तक हमने डिस्कस कर लिया है, अनुच्छेद 60 कह रहे हैं, क्वेश्चन 260 तक डिस्कस कर लिया है हमने, 350 के आसपास है, तो हम लोग धीरे 25-25 क्वेश्चन करके इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप निरंतर लगे देखिए, पॉलिटी में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, उनके ऑप्शंस पे बात करने से सारी चीजें कवर हो जा रही हैं। जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो कवर हो जा रही हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितना यहाँ कराया जा रहा है, उसको डिस्कस करिए, विश्वास करिए उस पर, एक जगह रुक करके निरंतर उस वीडियो को देखिए। नहीं याद हो रहा है, नोट करिए उसको, नोट करके फिर बार-बार लिखिए उसको। कैसे याद नहीं होगा यार? याद हो जाएगा, ठीक? बस क्या है? कॉन्फिडेंस, निरंतरता और विश्वास। विश्वास मतलब कॉन्फिडेंस भी हो गया, अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। दिनचर्या पहले सही करिए अपनी। सोने और उठने का दिनचर्या जो है, वो सही करिए, ठीक? तब चीज़ें बाकी अपने आप सुधरती चली जाएँगी। ठीक है? चलिए, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको। सीखने को मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? और बताइए कि चीज़ें कैसी लगी आपको और क्या सुधार किया जा सकता है इसमें, है ना? ताकि हम और बेहतर चीज़ों को कर सकें और बेहतर रूप में आपसे जुड़ सकें और बेहतर चीज़ें उपलब्ध करा सकें आपको। मुफ्त में तो चली रही हैं चीज़ें, ठीक है? चलिए, जैसे भी हम अच्छे लग रहे हैं, चलिए, मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।